इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट माने कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भारत सरकार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है। IARI खेती से जुड़ी नई तकनीकों और बीज तैयार करता है। हरित क्रांति को लाने वाले मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और C सुब्रमण्यम जैसे लोगों ने यहीं से काम किया था। इसी IARI ने हाल ही में IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में दुर्गा शक्ति नागपाल से 1,63,00,000 रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे गए। ये हर्जाना बिना अनुमति के बंगले पर कब्जा बनाए रखने के एवज में लगाया गया। IARI ने यही कहा। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? क्यों और कैसे उस अफसर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा जिसने प्रशासनिक करियर में हमेशा इलीगल एक्टिविटीज पर शिकंजा कसा? इनकी छवि कैसी रही, इस बात का अंदाजा आप बस एक किस्से से लगाइए कि साल 2013 में जब अखिलेश यादव की यूपी सरकार ने इन्हें सस्पेंड किया था, तब पूरे देश भर से IAS इकट्ठा हो गए थे। सस्पेंशन के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई कि अखिलेश यादव सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। और केवल एक अखिलेश यादव ही अकेले CM नहीं रहे। एक बार को तो दुर्गा शक्ति नागपाल योगी आदित्यनाथ के भी निशाने पर आ गई थी। क्या था वो किस्सा, ये भी बताएंगे। और ये भी कि कालाबाजारी और माफियाओं के खिलाफ कदम उठाने वाली IAS कैसे खुद ही अवैध कब्जे के आरोप में घिर गई, वो किस्सा भी बताएंगे। जब ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने एक बड़े लैंड स्कैम का भांडा फोड़ा था और जब बदला और केसरी जैसी पिक्चरें बनाने वालों ने भी दुर्गा शक्ति नागपाल पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया था। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप सर्च करें टॉप IAS ऑफिसर्स ऑफ इंडिया तो आपको एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मिल जाएगी। अगर इस फहरिस्त में आप महिला IAS का फिल्टर लगा दें तो यहां टॉप ऑर्डर में ही आपको एक नाम दिखाई देगा, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल। करीब 1.5 दशक की नौकरी में ही दुर्गा शक्ति ने इस फहरिस्त में अपनी जगह बनाई। उनके पिता सुभाष नागपाल भी सरकारी अफसर रहे और दादा घनश्याम नागपाल भी एक पुलिस अफसर। दुर्गा शक्ति ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में BTech किया। इंजीनियरिंग के बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। साल 2008 में इन्होंने UPSC का पहला अटेम्प्ट भी दिया था और पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्रैक भी कर ली। लेकिन तब उनकी रैंक थी 301। दुर्गा को तब IRS की पोस्ट मिली, लेकिन दुर्गा इससे संतुष्ट नहीं थी। द बेटर इंडिया को दिए इंटरव्यू में दुर्गा कहती हैं कि मुझे पता था कि IAS अधिकारी बनकर मैं समाज सेवा का बड़ा दायरा हासिल कर पाऊंगी, इसलिए IRS में चयन होने के बावजूद मैंने IAS बनने का निश्चय किया। IRS बन चुकी दुर्गा ने 2009 में एक बार फिर से UPSC की परीक्षा दी। यह उनका दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें भी उन्होंने इस परीक्षा को पास किया। उन्हें ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल हुई। दुर्गा को पंजाब काडर मिला। जून 2011 में उन्होंने मोहाली में असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। विरले ही ऐसा होता है कि कोई IAS प्रोबेशनर अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही बड़ी कार्यवाही कर सुर्खियों में आए, लेकिन दुर्गा ऐसी नहीं थी। करीब 14 महीनों की इस ट्रेनिंग में उन्होंने बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई, जमीन से जुड़े कई घोटालों पर कार्यवाही की। इनमें से एक था मोहाली का डेड मैन रजिस्ट्रेशन स्कैम। ये एक बड़ा जमीन घोटाला था। अगस्त 2013 को पब्लिश हुई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान दुर्गा शक्ति नागपाल को गांव वालों से कई शिकायतें मिली। गांव वालों ने आरोप लगाया कि पटवारी ने नायब तहसीलदार के साथ मिलकर जमीनों की रजिस्ट्री मर चुके लोगों के नाम पर की और बाद में खुद या फिर अपने करीबियों के नाम उन जमीनों को कर हथिया लिया। उन दिनों मोहाली में यह केस डेड मैन रजिस्ट्रेशन स्कैम के नाम से जाना गया। IAS प्रोबेशनर दुर्गा शक्ति नागपाल ने तब इस पूरे स्कैम को उजागर किया था। बहरहाल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने काडर बदलने की दरखास्त लगा दी। कारण शादी। 2012 में दुर्गा शक्ति ने अपने फेलो IAS अभिषेक सिंह से शादी की। शादी के चलते उन्होंने यूपी काडर के लिए आवेदन दिया, जो कि स्वीकार भी कर लिया गया। नए प्रदेश में आते ही दुर्गा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें गौतम बुद्ध नगर माने नोएडा में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पद मिला। अगस्त 2012 से लेकर सितंबर 2013 तक दुर्गा इसी पद पर रही। इसी दौरान दुर्गा शक्ति नागपाल ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा आज तक होती रहती है। क्या हुआ था? किस्सा है साल 2012 के अंतिम महीनों का। नोएडा में आए दुर्गा को केवल 2 महीने हुए थे। वो अपने दफ्तर में थी। एक दिन अचानक से कुछ किसान शिकायत लेकर उनसे मिलने आए। किसानों की शिकायत थी कि इलाके में माफिया आधी रात के समय आते हैं और जमीन खोदकर रेत निकाल ले जाते हैं।
इस खुदाई की वजह से किसानों के खेत बर्बाद हो रहे थे, अवैध खनन से जमीन का स्तर लगातार घट रहा था और बाढ़ में इलाके के डूबने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। द बेटर इंडिया से हुई बातचीत में दुर्गा बताती हैं कि किसानों के खेतों में लगातार फसलें नष्ट हो रही थीं, लेकिन वो शक्तिशाली अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। अवैध रेत माफिया रेत की तस्करी से बड़ी संपत्ति कमा रहे थे, जिससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हो रहा था, लेकिन उन तक पहुंचना लगभग असंभव था। माफिया इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो कानून को अपने हिसाब से चलाने लगे थे और इनके खिलाफ आवाज उठाना साधारण गांव वालों के बस की बात नहीं थी। 27 साल की दुर्गा नागपाल किसानों की शिकायत के आधार पर बड़ा फैसला लेने वाली थी। उन्होंने एक रेडिंग स्क्वाड तैयार किया जो रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच छापेमारी करता था। अगस्त 2013 में इंडिया टुडे में पब्लिश हुई जयंत श्रीराम की रिपोर्ट बताती है कि दुर्गा शक्ति खुद भी इन मिडनाइट रेड्स को लीड किया करती थी। करीब 2 हफ्तों तक लगातार चली इस छापेमारी में दुर्गा शक्ति ने करीब 66 एफआईआर दर्ज की, 104 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 81 वाहनों को जब्त किए जिनसे अवैध खनन हो रहा था। इन सब के अलावा दुर्गा शक्ति ने करीब 150 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली भी की थी। जयंत श्रीराम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस छापेमारी के दौरान उन्हें खनन माफिया और कुछ नेताओं से धमकियां भी मिलती रहीं, जो कथित तौर पर इस अवैध खनन के व्यापार से जुड़े हुए थे। बहरहाल इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से दुर्गा शक्ति नागपाल सुर्खियों में आ चुकी थी। इसी बीच 27 जुलाई को उनके नाम एक और सुर्खी बनी। इस बार खबर किसी छापेमारी की नहीं बल्कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की थी। जुलाई 2013 में छपी द हिंदू की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार के प्रवक्ता का बयान मिलता है, जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने गौतम बुद्ध जिले के रबुपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के कड़लपुरा गांव में निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार हटाने का आदेश दिया और वो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, जिससे सांप्रदायिक शांति प्रभावित होने का खतरा था। द हिंदू ने दावा किया कि सरकार ने शुरू में अधिकारी के सस्पेंशन को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये खबर मीडिया में आई तो राज्य के कुछ अधिकारियों ने इस कदम पर सवाल उठाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एसडीएम को रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के कारण दंडित किया गया है। जब दुर्गा शक्ति के सस्पेंशन की खबर मीडिया में आई तब सवाल अखिलेश यादव की सरकार पर भी उठे। उन दिनों अखिलेश यादव बेंगलुरु में थे। जब पत्रकारों ने उनसे बेंगलुरु में ही सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी घटनाओं में सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा होता है, ऐसे में प्रशासनिक निर्णय लेना जरूरी है। निर्णय न लेने पर मीडिया शिकायत करता है, निर्णय लेने पर कहते हैं कि कठोर निर्णय लिया गया। इन्हीं दिनों एक वीडियो ने भी चर्चा बटोरी थी। वीडियो में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सपा नेता नरेंद्र भाटी दावा कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ 41 मिनट में दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवाया। बहरहाल दुर्गा शक्ति नागपाल के इस सस्पेंशन ने पूरे देश में हड़कंप मचाई। देश भर के आईएएस अफसरों ने सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के बैनर तले अपनी आवाज उठाई। निलंबन के करीब 1 महीने बाद दुर्गा शक्ति ने इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में दुर्गा शक्ति के पति आईएएस अभिषेक सिंह भी शामिल थे, क्योंकि दोनों सेम ही काडर के थे। इस मुलाकात के अगले ही दिन खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन को रद्द कर दिया। तब सरकार के एक लाइन वाले आधिकारिक बयान में कहा गया, राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी नागपाल का निलंबन रद्द कर दिया है और उन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। निलंबन खारिज होने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल दोबारा से सेवा में आई। 2015 में उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नाम चुना और दुर्गा को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेजा गया। करीब 3 सालों के कार्यकाल के साथ दुर्गा को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर नियुक्त किया गया। 2021 में दुर्गा यूपी काडर में वापस आती हैं। करीब 2 सालों तक दुर्गा शक्ति नागपाल प्रदेश सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी रही। इसके बाद मार्च 2023 में उन्हें बांदा जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया। यह पहली बार था जब दुर्गा शक्ति नागपाल को किसी जिले का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हो। तब खबरों में भी लिखा गया कि फर्स्ट टाइम डीएम। अमूमन जिस पद पर एक एवरेज आईएएस अफसर ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सालों में पहुंच जाता है, उस पद तक पहुंचने में दुर्गा शक्ति को 13 साल लगे। हालांकि ये पोस्टिंग वैकेंसी और आईएएस के पोटेंशियल पर भी निर्भर करता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इस पदोन्नति में राज्य सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। बहरहाल बांदा जिले की कमान संभालने के बाद जून 2024 से ही दुर्गा लखीमपुर खीरी जिले की कलेक्टर बनी।
इस पद पर आते ही दुर्गा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। नवंबर 2024 में खबर आई कि योगी सरकार ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में एक सेवानिवृत्त शिक्षक विशेश्वर दयाल ने आरोप लगाया था कि वो पिछले 6 सालों से अपनी जमीन के सर्वे के लिए अधिकारियों के पास दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। मामले ने तूल पकड़ा तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपॉइंटमेंट्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि मामले की पूरी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया कि सरकार ने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद जमीन सर्वे में हो रही देरी की समीक्षा नहीं की और इसे समय पर हल नहीं किया। इस मामले में 2 आईएएस अफसरों पर जांच के आदेश भी दिए गए। एक थे महेंद्र बहादुर सिंह, जो अक्टूबर 2021 से जून 2024 तक लखीमपुर खीरी के कलेक्टर थे, तो वहीं दूसरी थी आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल, जिन्होंने जून में ही इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। आदेश जारी कर दोनों जिलाधिकारियों से पूछा गया कि उन्होंने मासिक समीक्षा बैठकों में इस मामले को क्यों नहीं उठाया और इसे क्यों लंबित रखा। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद से एक बार फिर से दुर्गा शक्ति खबरों में आ गई थी। खबर तब भी बनी जब दुर्गा शक्ति नागपाल ने 12 विभागों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड के तहत जिलों की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाती है। इनमें प्रशासनिक कार्यों की गति और उनकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। इस रैंकिंग में लखीमपुर खीरी की पोजीशन लगातार गिर रही थी, जिसके बाद जनवरी 2025 में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राज्य सरकार के 12 विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और सबकी 1 महीने की सैलरी रोक दी थी। दुर्गा शक्ति के इस सख्त फैसले की खूब चर्चा हुई, लोग उनके प्रशासनिक निर्णयों की खूब सराहना करने लगे, लेकिन वही दुर्गा शक्ति अब विवादों में आ गई जब उन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब ये मामला क्या है? हमने अभी ऊपर बताया कि मार्च 2015 में दुर्गा शक्ति नागपाल को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया था। इसी पोस्टिंग पर उन्हें एक सरकारी बंगला भी दिया गया था। यह बंगला इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का था। बंगले का किराया था 6,600 रुपए प्रति माह। आईएआरआई का दावा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का कार्यकाल मई 2019 में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो उसी बंगले में रह रही थी। यहां तक कि यूपी काडर में वापसी के बाद भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि आईएआरआई का कहना है कि उन्होंने बार बार घर खाली कराने के लिए नोटिस दिए, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल ने माता पिता की तबीयत का हवाला देकर समय बढ़ाने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा शक्ति को इस बंगले में अक्टूबर 2020 तक रहने की अनुमति दी गई और चेतावनी दी गई कि अगर घर नहीं छोड़ा तो पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत बेदखली होगी, लेकिन बंगला खाली नहीं हुआ। इसके बाद साल 2021 से 2022 तक कई बार रिमाइंडर भेजे गए। मार्च 2022 में दुर्गा को स्पेशल केस में इस बंगले में केवल 1 और महीने रहने की इजाजत मिली, लेकिन तय हुआ कि अब उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से इस बंगले के किराए के तौर पर 92,000 रुपए प्रति माह देने होंगे। आरोप के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने अप्रैल 2022 के बाद भी बंगला खाली नहीं किया। इसके बाद जुलाई 2022 में आईएआरआई ने औपचारिक बेदखली की प्रक्रिया शुरू की। इसके 1 साल बाद जनवरी 2023 में स्टेट ऑफिसर ने फाइनली बेदखली का नोटिस भी जारी कर दिया। इसके भी अगले 2 साल बाद फरवरी 2025 में आईएआरआई ने घर खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। इतनी चकल्लसों के बाद फाइनली 28 फरवरी 2025 को दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस बंगले को खाली किया। इसके बाद अब आईएआरआई ने एक नोटिस जारी करते हुए गैर अधिकृत तरीके से कब्जे में रखने का आरोप लगाते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल से 1 करोड़ 63 लाख रुपए के डैमेज चार्जेस की मांग की है। इस आरोप पर दुर्गा शक्ति नागपाल का भी बयान आया। इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में दुर्गा कहती हैं कि मैंने विस्तार की अनुमति मांगी थी जो मंत्रालय ने दी थी। मैंने उसका किराया भी जमा किया और बाद में घर खाली कर दिया, लेकिन कुछ कागजी प्रक्रिया अधूरी रह गई, इसलिए उन्होंने ये भारी पेनाल्टी जोड़ दी जो व्यवहारिक नहीं है। मैंने इस जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। बंगला खाली करने में हुई देरी के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता की बाईपास सर्जरी हुई और मां के घुटनों के ऑपरेशन हुए, जिसकी वजह से बंगला खाली करने में देरी हुई।
बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कृषि मंत्रालय को पत्र लिखकर इस पेनाल्टी को माफ करने की सिफारिश की है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पेनाल्टी को माफ किया जाता है या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल को इसे सेटल ही करना होगा। मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुर्गा शक्ति नागपाल की इस पूरी जर्नी पर आपकी क्या राय है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।